आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th में वैद्युत प्रतिरोध और ओम के नियम की। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था हमने धारा और अनुगमन वेग का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसको समझते हैं, धारा और अनुगमन वेग के संबंध I बराबर a VDNE को, तो आपको ओम का नियम सत्यापित करना अच्छे से समझ में आएगा। और ओम का जो नियम है, इसका सत्यापन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज का जो वीडियो होगा वो पहले पढ़ेंगे ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। क्या होता है ओम का नियम, क्या ओम ने बताया है विभव धारा के भी रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ओम का नियम, फिर उसका सत्यापन करेंगे। ओम का नियम, इसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ, इसमें हाथ एच जो है वो साइलेंट रहता है, कहीं कहीं इसको ऐसे दिया जाता है ओम, ऐसे। ओम ने जो नियम दिया है ये किसी धात्विक चालक के लिए बात की है। ओम का जो नियम है वो केवल जो आपके धात्विक चालक होते हैं, उन धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। यानी जो नियम है ये कहाँ वैलिड है? धात्विक चालकों के लिए। और वो भी तब तक वैलिड है जब तक उस धात्विक चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए। क्या न बदली जाए? भौतिक अवस्थाएं। अगर इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए, तो ये नियम लागू होता है। कौन कौन सी होती हैं भौतिक अवस्थाएं? जैसे आपका समय, लंबाई, ताप, दाब, एरिया, तमाम सारी चीजें हैं जो भौतिक अवस्थाओं में आ रही हैं। इन किसी को भी ना बदला जाए, सबको स्थिर रखा जाए। ओम क्या कहते हैं? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को ना बदला जाए तो क्या होगा? तो उस तार पर, अगर ये आपका एक धात्विक चालक तार है और इस तार को आप एक बैटरी से कनेक्ट करके इस तार पे आप एक लगा दें बैटरी। बैटरी में क्या होता है? वोल्टेज और करंट। यहां से वोल्टेज आएगा और करंट जाएगा। बैटरी के अंदर होता है पोटेंशियल और करंट, विभव और धारा। तो ओम ने देखा कि जब इस चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा गया तो उन्होंने पाया कि इसके सिरों पर जो विभवांतर आता है, अगर यहां से धारा को बढ़ाया जाए तो विभवांतर का मान बढ़ता है। यानी विभव धारा एक दूसरे के समान अनुपात में होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी धारा अगर बढ़ाओगे तो विभव बढ़ जाएगा, अगर धारा दुगनी कर देंगे तो विभव भी दुगना हो जाएगा। धारा घटा देते हैं, धारा आधी करते हैं, विभव भी आधा हो जाता है। यानी विभव धारा के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V I के समानुपाती है। यानी I के बढ़ने से V का मान बढ़ेगा, I घटने से V का मान घटेगा। या हम कह सकते हैं इसको अगर बटे ले आए तो V बटे I बराबर प्रोपोर्शनल आएंगे तो क्या आएगा? नियतांक आएगा। यानी मतलब ये हुआ कि विभव और धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, हमेशा नियत रहेगा। और कब तक नियत रहेगा? जब तक कि उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदली जाएंगी। अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। विभव धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन तरीका अलग अलग है। चाहे आप विभव कहो धारा के समानुपाती है या कहो विभव धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो क्या बन गया नियम? ध्यान समझे। यदि किसी चालक तार की
क्योंकि चालक के लिए नियम लागू है ये, अचालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, केवल चालकों के लिए। चालक कौन होते हैं? जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, जिनमें हम करंट का फ्लो कर सकते हैं, वो धात्विक चालक। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये ओम के नियम की डेफिनेशन बनती है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। अब ये बात कैसे कह दी ओम ने? इसको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए इसका। जैसे अदालत में सबूत मांगा जाता है तो भाई कैसे कह दिया आपने, इसका सबूत पेश करिए कि इस वजह से उन्होंने ये बात कह दी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद ये पाया कि विभव धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है। कैसे इसका उन्होंने सत्यापन किया है जरा से समझेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। अब हम लोग पढ़ना है ओम के नियम का सत्यापन। इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए जो हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ रखा है तो उसको पढ़ के आइए ताकि ये ओम के नियम का सत्यापन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक धात्विक चालक तार लेते हैं। ये एक चालक तार ले लिया हमने। इस चालक तार की लंबाई रही होगी, उस लंबाई को हमने L कह दिया। ये L लंबाई का एक धात्विक चालक तार है और जिसका एरिया है उस एरिया को हमने A कह दिया। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इसको मोटाई आप कह सकते हो, वो कितना है? A है। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होंगे, मैंने बताया था आपको अनगोन वेग में, लेकिन जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं, क्योंकि वहां एक वैद्युत बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र के जैसे। तो इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से चालक के अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इस चालक को आप एक बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी से कनेक्ट करने पर यहां से विभवांतर एक वैद्युत क्षेत्र लग जाएगा। जैसे इस चालक पर एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित होगा तो वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर लगने लगता है वैद्युत बल, क्योंकि आपको पता है जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होता है, अगर अनावेशित है तो उस पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत सामने लगता है F बराबर E। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल लगता है F बराबर E। ये पीछे आते हैं बढ़ के आए हो। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर भी इस वैद्युत बल से की ओर है तो वैद्युत बल लगेगा इसका उल्टा, अपोजिट, क्योंकि ऋण आवेश है। तो एक वैद्युत बल काम करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट काम करेगा, इस प्रकार करके इन इलेक्ट्रॉनों पर ये काम करेगा वैद्युत बल। हमने कह दिया इस चालक तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो n है। n फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉनों आयन से टकराएंगे, अनुगमन वेग vd से गति करेंगे और इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, और वो धारा जो होगी उस धारा को हमने I कह दिया। धारा माइनस से प्लस की चलती है, धारा प्रवाह ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और धारा इसके विपरीत दिशा में चलेगी। तो ये एक सर्किट बना लिया, परिपथ बना लिया। इस परिपथ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद सिद्ध करेंगे। क्या बनाया आपने L लंबाई का एक धात्विक चालक तार लिया है। L लंबाई का एक धात्विक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, और इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं
तो इसमें वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं और इससे चालक में I धारा प्रवाहित होने लगती है। ये भाषा आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करना है, तो आइए देखिए। हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा, क्यों चलेगा, इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। क्यों वैद्युत बल लगेगा? वो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगेगा। तो हम लिखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल, और वो वैद्युत बल अब आप पढ़ चुके हैं, F बराबर EQ होता है। क्या होता है? बराबर EQ। ये वैद्युत बल काम करेगा इन फ्री इलेक्ट्रॉनों पर जो इनको खींच रहा है, इसे चला रहा है। अब E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। यहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश को हमने E कहा है, तो Q की जगह आप E ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन के आवेश को E लिखा गया है, तो इस बल को आप ऐसे लिख सकते हो, F बराबर E इंटू E। बात वही है। अभी इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब n इलेक्ट्रॉनों की बात होगी तो n का गुणा हो जाएगा। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप पढ़ चुके हो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता विभवांतर में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर के संबंध से, और वो संबंध होता है E बराबर V अपान डी। विभव वाले में पढ़ाया था आपको, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता विभवांतर E बराबर V अपान डी। वहां दूरी D ली गई थी, लेकिन यहाँ दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या है? L है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? V अपान L लिखेंगे। जब E लिख देंगे, अब यहां पे F का मान रखेंगे, तो F बराबर E का मान क्या है? E का मान V अपान L, तो V अपान L इंटू E। ये क्या आ गया? वैद्युत बल। जब वैद्युत बल लगेगा तो ये एक्सेलरेट करेंगे, त्वरित होंगे, इनमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण A हो, एक्सेलरेशन, तो बल का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, F बराबर होता है ma। तो यहां से A बराबर आप लिख सकते हैं F अपान m, और F की वैल्यू आपको पहले से पता है EV बटे L, यहां रख देंगे तो आप लिख सकते हैं। इसलिए F बराबर A बराबर F की वैल्यू क्या हो? EV बटे L। ये हमने यहाँ कर लिया है EV बटे L, और बटे क्या है? M, तो बटे M कर देंगे तो इजी आ जाएगा। A बराबर EV बटे L है। ये क्या हुआ है? फ्री इलेक्ट्रॉनों का त्वरण है। अब जब अनुगमन वेग इनका हो जाएगा, पहले इनका प्रारंभिक वेग शून्य रहा होगा जब रैंडम मोशन से गति कर रहे होंगे। पहले फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक वेग था वो 0 रहा होगा। अब जब ये रैंडम मोशन खत्म हो गया, बैटरी लगा दी, तो इनमें अनुगमन वेग आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जब त्वरण उत्पन्न होगा तो यहाँ गति का समीकरण लगा सकते हैं। गति का समीकरण क्या होता है? प्रथम समीकरण बात करें हम, गति के प्रथम समीकरण से, जो फर्स्ट इक्वेशन है गति की, वो क्या है? V बराबर U प्लस AT होती है। V बराबर U प्लस AT। यहाँ V होता है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग यहाँ पर क्या आया है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आया है, तो इस जगह पे हो जाएगा VD अनुगमन वेग। U क्या था? प्रारंभिक वेग। तो जब बैटरी नहीं जोड़ी गई थी उस समय इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे, तो उनका प्रारंभिक वेग 0 था, प्लस A आप मान निकाल चुके हो। A का मान है EV बटे LM। ये आया है त्वरण A बराबर EV बटे
LM। अब T क्या है? समय। कौन समय? जितने समय में इलेक्ट्रॉन आयन से टकराने थे। तो आपने पीछे पढ़ के आए हो, श्रांति काल पढ़ाया था हमने पिछले वीडियो में कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दो आयनों से लगातार टक्कर करेगा तो उस दो टक्कर के मध्य जो समय लगता है वो समय होता है श्रांति काल, जिसको हमने टाउ संकेत किया था। तो VD यहां हो जाएगा VD EV बटे LM इंटू टाउ, चूंकि जीरो जोड़ोगे तो VD की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो यहां से VD की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी? EV अपान LM इंटू टाउ। ये किसका मान आ गया? ये आ गया VD का। इसमें जो V अपान L है ये वैद्युत क्षेत्र है, E का मान E बराबर V अपान L लिखा हुआ है। यदि वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो जाएगी VD। तो यहां से आप ये भी ध्यान रखना कि VD इज ए प्रोपोर्शनल E होता है, क्योंकि E और L जो आपका M और टाउ सब क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से VD क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ना समझ में आ तो समझ सकते हो आप, VD बराबर ये हो जाएगा E और E बटे M टाउ, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। V अपान L की जगह E आ गया है तो ये सब कांस्टेंट करो तो VD इक्वल E हो जाएगा। अब हमने पढ़ रखा है धारा और अनुगमन वेग का संबंध। यहां लिखेंगे धारा तथा अनुगमन वेग, या इसको हमने अपवाह वेग भी कहा था। धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से, और वो संबंध होता है I बराबर AVDN। I बराबर AVDN ही पिछले वीडियो में आपको प्रूव कराया है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। आपको क्या करना है? इसी फार्मूले में आपको VD का मान देना। VD का मान आपके पास ये है EV बटे LM इंटू टाउ। यहां लिखेंगे I बराबर A और VD का मान रखेंगे EV अपान LM, EV अपान LM इंटू टाउ, और आगे लिखा हुआ है NE। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम I बराबर A N और E इंटू E दो बार हो जाएगा तो E स्क्वायर, और ये हो जाएगा टाउ बटे LM और V। क्योंकि V और I में रिलेशन है तो अगर हम V का मान निकालेंगे तो V का मान निकालने क्या करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं। आइए देखिए, हम इसको करते हैं ऐसे, I इधर ले आए तो इधर हो जाएगा V अपान I, और ये सारी वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगा बराबर LM बटे ANE स्क्वायर टाउ। ये वैल्यू है, ये सारी की सारी भौतिक अवस्थाएं हैं। जो चालक तार आपका था उस चालक तार की LMANE स्क्वायर टाउ सभी क्या है? ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल I बराबर नियतांक या नियत। कब? जब इनको कांस्टेंट रखा जाए। किनको? LM अपान ANE स्क्वायर टाउ बराबर नियत। अगर ये नियतांक हैं LM अपान ANE स्क्वायर टाउ तो V अपान I बराबर क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ये चालक तार की भौतिक अवस्थाएं। तभी हमने सब लगा रखी थी, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, जब तक इन भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक चालक के स्नो जो विभवांतर होगा और जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी उन दोनों का अनुपात सदैव नियत रहता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये ओम का नियम प्रूव होता है। और ओम का नियम किसके लिए वैलिड है? केवल धात्विक चालकों के लिए। तो इसको आप कॉपी में नोट बना सकते हो किस प्रकार से प्रूव करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों पर हमने बल निकाल लिया, फिर इलेक्ट्रॉनों पर निकाल लिया बल, वैद्युत बल F बराबर E इंटू ई। फिर धारा और अनुगमन वेग का, धारा और वैद्युत क्षेत्रीयता और विभवांतर संबंध था E बराबर V अपान L, यहाँ रख दिया। इससे F आ गया। F है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा, त्वरण का मान निकाल लिया A बराबर F अपान M से। यहाँ से VD आ गया, धारा और अनुगमन वेग का संबंध लगा दिया तो विभव धारा में संबंध आ जाता है। अब
ओम के नियम में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है विभव धारा के बीच ग्राफ, जरा देखिए। अगर हम ओम के नियम से विभव धारा के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ क्या मिलेगा? ओम एक चीज और यहां बता रहे हैं थोड़ा सा हम आपको कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो LM/n² टाउ, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू R की है। R मतलब क्या है? यहां पर R प्रतिरोध जरूर है LM/n² टाउ, यानी ये जो चीजें हैं इसको सबको मैंने R कह दिया एक साथ, और R जब कह दोगे तो V/I, ये भी प्रतिरोध का फार्मूला होता है। तो यहां से बन जाता है V बराबर एक IR, फार्मूला आपको मिल जाता है। विभवांतर का सीधा फार्मूला हो जाता है धारा गुणा प्रतिरोध। कहीं भी विभवांतर निकालना है तो धारा पता हो प्रतिरोध पता हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। और ये जो R है, R का फार्मूला पीछे बताया मैंने प्रतिरोध में, V/I। किसी चालक तार के सुनो पर विभवांतर धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध होता है, वो R का मान इन चीजों पर डिपेंड करेगा, वो भी आगे बताएंगे। तब तक देखिए इसको, ओम के नियम से ग्राफ कैसे बनता है। ओम के नियम से V तथा I, चाहे इसको स्मॉल लो चाहे कैपिटल, के बीच ग्राफ। तो ग्राफ में ऐसा बनाते हैं दो अक्षों पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर इस पर हम विभवांतर ले लेते हैं V, तो यहां ले लेंगे धारा। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे विभव बढ़ेगा हमारा। मान लो इस पॉइंट पर धारा हमारी है 0.5 एम्पियर, उस समय विभवांतर हमारा मान लीजिएगा 2 वोल्ट है। धारा और बढ़ा दी हमने, धारा कर दी 1 और विभवांतर हो गया 4। अगर देखो यहां V/I आप करेंगे तो V का मान 2 है, I का मान 0.5 है। पॉइंट आओ 0, 5 चौको 20, इसका अनुपात 4 आया। यहां देखोगे धारा हो गई 1 एम्पियर, विभव है 4, तो V/I बराबर 4/1 बराबर 4। आगे और बढ़ाएंगे, हमने धारा यहाँ कर दी 1.5 एम्पियर और ये हमारा हो गया 6। तो आप इसको कहते हैं 6/1.5, जोड़ाओ 15 चौको 60। हर जगह इसका अनुपात कैसा है, नियत आना चाहिए, 4 4 4, इसका मान कहीं चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे बढ़ाते जाओगे, धारा हो गई 2 एम्पियर, विभवांतर हो गया 8 वोल्ट। अब इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे, इस प्रकार से ग्राफ चलेगा। ये ग्राफ मिलेगा आपको, सीधी रेखा, एक विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ, एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। इसमें V/I बराबर नियत रहेगा।
यानी ओम के नियम में विभव धारा के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे, ओम के नियम से विभव तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है ओम के नियम में। और जो परिपथ ओम के नियम का पालन करेंगे उनमें ग्राफ विभव धारा के सीधी रेखा आएगा, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे उनमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, वक्र रेखा आपको प्राप्त होगी। ओम के नियम के आधार पर दो प्रकार के परिपथ बनते हैं, एक ओमी परिपथ, एक अनओमी परिपथ, या ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन कर रहे हों उन परिपथों को कहते हैं ओमी परिपथ। जितने भी परिपथ आपके हैं जो ओम के नियम का पालन करेंगे उन परिपथों को कहते हैं ओमी परिपथ। यहां हम लिख के समझा रहे हैं आपको, दो प्रकार के आपको परिपथ मिलेंगे, एक मिलेगा ओमीय परिपथ, ये वो परिपथ होंगे जो ओम के नियम का पालन करेंगे। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप बता सकते हो, सभी धात्विक तार, जितने भी धात्विक तार होते हैं, चाहे आपका एल्यूमिनियम हो, या आपका चांदी हो, या आपका कापर हो, जितने भी आपके धात्विक तार होते हैं वो सब ओम का नियम का पालन करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, कापर हो गया, चांदी हो गया, ऐसे बहुत सारे जितने भी परिपथ ओम के नियम का पालन करेंगे वो सब ओमी परिपथ होंगे, या उनको ओमी प्रतिरोध में कह सकते हो। और ओमी परिपथ में जो विभव धारा के बीच ग्राफ आएगा वो ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा। किस परिपथ में? ओमी परिपथ। ओमी परिपथ में जो बी और आई के बीच ग्राफ होगा वो सीधी सरल रेखा होगा। दूसरा आपका आता है अनोमी परिपथ। अनओमी परिपथ, नाम से स्पष्ट होगा, ये ओमी था, ओम के नियम का पालन कर रहा था, ये अनओमी हो गया है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। यानी वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, वो क्या हो जाएंगे? अनोमी परिपथ। इनमें एग्जाम्पल में क्या आते हैं? इनके आपके एग्जाम्पल हैं जैसे टार्च का बल्ब, या कह सकते हो आप डायोड। डायोड भी एक अनोमी परिपथ है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ट्रायोड से ये बनता है ट्रांजिस्टर हो गया,
ETC। ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं और ये अनोमी परिपथ आते हैं। इनमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, इसमें ओम के जो ओमी परिपथ था, जो ओम के नियम का पालन कर रहा था, उसमें ग्राफ मिलता है सीधी रेखा, और इसमें एक वक्र रेखा प्राप्त होगी, V तथा I, यानी विभव और धारा के बीच ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, और वो भी किस प्रकार से, वक्र रेखा प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ये ओम के नियम का पालन नहीं करती है। इसमें लगातार वोल्टेज और करंट में डिफरेंस आता जाता है, घटते जाते हैं मान। तो ये है ओमी और अनोमी परिपथ। तो इसमें कुछ बेसिक बातें थी ओम के नियम से। हमने ओम के नियम पढ़ा कि ओम का नियम कहता है विभव धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, लेकिन शर्त इसके लिए है जब तक कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, अचालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। और दूसरी बात हमने पढ़ी ओम के नियम का सत्यापन कि कैसे V और Y का अनुपात नियत रहता है। फिर हमने पढ़ा कि ओम के आधार पर दो प्रकार के परिपथ होते हैं। एक होता है ओमी परिपथ, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करेंगे, जैसे सभी धात्विक तार वो सब ओम के नियम का पालन करते हैं, इसलिए वो ओमी परिपथ हैं। एग्जाम्पल उनके होते हैं जैसे आपका एल्यूमिनियम, कापर वगैरह है, सब ओम के नियम का पालन करते हैं। इसमें विभव धारा में जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। दूसरा परिपथ बड़ा अनोमी परिपथ, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं अनोमी परिपथ। इसमें एग्जाम्पल बड़ा टार्च का बल्ब हो गया, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इनमें जो ग्राफ बनता है V और I के बीच वो कभी भी सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगा, वो एक वक्राकार रेखा प्राप्त होगी, यानी वो बताती है कि ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगला जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में हम प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोधों का संयोजन वगैरह कैसे होता है, ये सब बताएंगे इसमें। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को, इस पूरी कंडीशन को समझ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।